हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने बात करी थी लिक्विडिटी रेशियोज़ के बारे में, जिसमें हमने करंट रेशो, क्विक रेशो कंप्लीट डिटेल्स में डिस्कस किए थे एग्जाम्पल्स के साथ। हर टाइप के एग्जाम्पल्स हमने उस वीडियो में लिक्विडिटी रेशो से रिलेटेड हमने डिस्कस करे थे। ओके, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम रेशो का दूसरा पार्ट डिस्कस करेंगे, जो कि है सॉल्वेंसी रेशो। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो लिक्विडिटी रेशो में जैसे कि हमने पढ़ा था कि लिक्विडिटी रेशो से हमें कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चलता है। ओके, तो वहीं दूसरी तरफ सॉल्वेंसी रेशो से हमें कंपनी की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चलता है। हमें पता चलता है कि कंपनी के पास क्या इतना सफिशिएंट कैश अवेलेबल है या नहीं है कि वो अपनी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ को पे कर सके। ओके, अब इससे हमें कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में भी पता चलता है। तो सॉल्वेंसी रेशियोज़ हमारी 4 टाइप्स की होती हैं। इन चारों रेशियोज़ से हमें कंपनी की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चलता है। सबसे पहली है डेब्ट इक्विटी रेशो, टोटल असेट टू डेब्ट रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। ओके, तो हम सबसे पहले देखते हैं डेब्ट इक्विटी रेशो क्या होती है। डेब्ट इक्विटी रेशो सॉल्वेंसी रेशो का पार्ट है, तो इसका मतलब वो हमें लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चलेगा डेब्ट इक्विटी रेशो से। अब डेब्ट इक्विटी नाम से क्लियर है, डेब्ट्स और इक्विटी, तो इसका मतलब है डेब्ट और इक्विटी के बीच में रिलेशन बताती है। ओके, तो इसमें हमें पता चलता है कि कंपनी ने अपना सोर्स ऑफ फाइनेंस कहाँ से कितना अरेंज किया है। डेब्ट से उसने कितना फाइनेंस लिया है, इक्विटी से कितना फाइनेंस लिया है अपने जो बिजनेस की एक्टिविटीज़ है उसको चलाने के लिए। ओके, तो डेब्ट इक्विटी रेशो का फॉर्मूला क्या होगा। डेब्ट्स जिसमें आएंगे हमारे लॉन्ग टर्म डेब्ट्स और बाय में इक्विटी, इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड्स। ओके, तो लॉन्ग टर्म डेब्ट्स जैसे कि हमारे इसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हमारी सारी इसमें आ सकती हैं, जो हमने बैंक से लोन लिया है लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब जो हमें हमारे पास टाइम पीरियड है, मतलब हमें विद इन 12 मंथ्स पे नहीं करना, हमें उसको 2 साल 4 साल 6 साल, मतलब हमारे पास उतने में हमें उसको पे करना है। ओके, नेक्स्ट आता है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब शेयर कैपिटल में भी हमारे इक्विटी शेयर कैपिटल भी हो सकती है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी हो सकती है, और दूसरी तरफ शेयर होल्डर फंड में हमारा रिजर्व्स हो सकते हैं, जर्नल रिजर्व्स हो सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स हो सकते हैं, कोई भी स्पेसिफिक रिजर्व्स हो सकते हैं, कैपिटल रिजर्व्स हो सकते हैं, और इसके अलावा जो हमारा स्टेटमेंट ऑफ P&L है, जो भी हमारा प्रॉफिट आ रहा है तो वो ऐड हो जाएगा मतलब पूरे साल का, और अगर लॉस आ रहा है तो वो लेस हो जाएगा। ये चीज़ें आती है हमारी शेयर होल्डर्स फंड में। ओके, डेब्ट इक्विटी रेशो की आइडियल रेशो है 2:1। अगर हमारी ये रेशो 2:1 आती है तो इसका मतलब कंपनी की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन सही है, कंपनी अपने लॉन्ग टर्म डेब्ट्स इजीली पे कर सकती है। ओके, लेकिन अगर इससे ज़्यादा आती है 2:1 से, तो ये कंपनी के लिए सेफ़ नहीं है। अगर ये इससे ज़्यादा आती है तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास डेब्ट्स ज़्यादा हैं, मतलब जो हमने एक्सटर्नल सोर्सेज से हमने फाइनेंस अरेंज किया हमारे पास वो ज़्यादा है और इक्विटी कम है, तो इसका मतलब कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन सही नहीं है और ये कंपनी के लिए रिस्की हो सकता है लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो। ओके, अगर 2:1 से कम आती है तो इसका मतलब ये कंपनी के लिए सेफ़ है। सेफ़ क्यों है, क्योंकि इसका मतलब होगा कि कंपनी के पास डेब्ट्स कम है और इक्विटी ज़्यादा है, तो उसके पास एक्सटर्नल सोर्सेज से जो उसने फाइनेंस अरेंज किया है वो कम है, तो उसको इतनी पेमेंट नहीं करनी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की। ओके, नेक्स्ट आता है टोटल असेट्स टू डेब्ट रेशो। अब इस रेशो से भी हमें कंपनी की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चलता है। टोटल असेट टू डेब्ट रेशो इसका नाम से क्लियर है कि ये जैसे टोटल असेट्स और लॉन्ग टर्म डेब्ट्स के बीच में रिलेशन बताती है। ओके, अब इस रेशो से हमें पता चलता है कि कंपनी अपनी असेट्स का यूज़ कर कर कितने लॉन्ग टर्म डेब्ट्स कवर कर सकती है, मतलब रीपे कर सकती है। ओके, इससे जो भी मतलब हमारे लेंडर्स हैं, जो भी हमारे क्रेडिटर्स हैं जो हमें लोन दे रहे हैं, उनको पता चलता है इस रेशो की हेल्प से कि जो पैसा वो कंपनी को एज अ लोन दे रहे हैं, कितना भी अमाउंट, क्या वो सेफ है या नहीं है। ओके,
तो उनके लिए ये हेल्पफुल रहता है। तो टोटल असेट टू डेप्ट रेशो, इसकी नाम से क्लियर है कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, टोटल असेट्स डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म डेप्ट्स। अब लॉन्ग टर्म डेप्ट्स हमने देख लिए थे क्या होते हैं, और टोटल असेट्स हमें पता है क्या होती है, नॉन करंट असेट्स प्लस करंट असेट्स। इसमें सारी असेट्स हमारी इंक्लूड होती हैं, टेंजिबल, इनटेंजिबल, करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, एवरीथिंग, ठीक है, सारी असेट्स आएंगी और सिर्फ लॉन्ग टर्म डेप्ट्स आएंगे। तो अगर ये रेशो, इसका वैसे कोई आइडियल स्टैंडर्ड फिक्स नहीं किया गया है, अगर ये रेशो जितनी हायर है तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी के पास असेट्स ज़्यादा हैं उसकी और लॉन्ग टर्म डेप्ट्स उसके कम हैं। तो जितने कम डेप्ट्स हैं लेंडर्स के लिए उतनी सेफ्टी है। ओके, तो उनका जो पैसा उन्होंने एज अ लोन कंपनी को दिया है वो सेफ है, उनको इजीली उसकी रीपेमेंट मिल जाएगी कंपनी से। ओके, अगर ये रेशो कम है, लोअर रेशो, अगर ये रेशो कम है तो इसका मतलब क्या है कि डेप्ट्स ज़्यादा है और असेट्स कम है, तो ये कंपनी के लिए रिस्की हो सकता है। उसका मतलब इसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है। ओके, तो कंपनी अपने लॉन्ग टर्म डेप्ट्स इजीली पे नहीं कर पाएगी। इसके बाद नेक्स्ट रेशो है प्रोप्राइटरी रेशो। इस रेशो को हम इक्विटी रेशो भी बोलते हैं। इस रेशो से हमें पता चलता है कि कंपनी के जो ऑनर्स फंड है, ऑनर्स फंड को हम इक्विटी फंड्स भी बोल सकते हैं या फिर शेयर होल्डर्स फंड भी बोल सकते हैं। तो जो हमारा ऑनर्स फंड है वो हमने असेट्स में कैसे कैसे इन्वेस्ट किया है वो इस चीज़ का रिलेशन हमें बताती है प्रोप्राइटरी रेशो। इससे हमें साथ साथ कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चलता है और कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है कि कंपनी ने कौन सा सोर्स ऑफ फाइनेंस यूज़ किया है, इक्विटी से कितना रेस कर रही है और एक्सटर्नल सोर्सेज से कितना रेस कर रही है कंपनी। ओके, तो प्रोप्राइटरी रेशो रिलेशन बताती है हमें इक्विटी और टोटल असेट्स के बीच में। तो इसका फॉर्मूला होता है इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स। अब टोटल असेट्स में हमें पता है हमारी सारी असेट्स इंक्लूड होती हैं, करंट असेट्स प्लस नॉन करंट असेट्स। ओके, तो इस रेशो का भी कोई ऐसा स्पेसिफिक आइडियल रेशो फिक्स नहीं है। तो अगर ये रेशो जितनी ज़्यादा हायर होगी इसका मतलब क्या है कि उतना मतलब हमारे पास इक्विटी ज़्यादा होंगे और असेट्स मतलब कम होंगी। तो इसका मतलब क्या है कि हमने जो सोर्स रेस किया है, जो भी हमने असेट्स में फ़ंड इन्वेस्ट किया है वो हमने ज़्यादा इक्विटी का यूज़ करके किया है, ऑनर्स फंड का यूज़ करके किया है। तो इसका मतलब हमने एक्सटर्नल सोर्सेज कम रेस किए हैं, कम यूज़ करें हैं। ओके, और जितनी ये रेशो कम होगी इसका मतलब क्या है कि उतनी असेट्स हमारी ज़्यादा होंगी लेकिन इक्विटी कम से कम होगी। अब अगर हमारी इक्विटी कम है तो और असेट्स ज़्यादा हैं तो इसका मतलब जो बाकी जो असेट्स का अमाउंट है वो हमने एक्सटर्नल सोर्सेज से रेज़ किया होगा, एक्सटर्नल सोर्सेज से हमने ज़्यादा अमाउंट लिया होगा असेट्स में लगाने के लिए और इक्विटी से कम लिया होगा। ओके, तो अगर ये रेशो हायर होती है तो इसका मतलब कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है क्योंकि उसने एक्सटर्नल सोर्सेज से कम रेस किया, और अगर लोअर है तो इसका मतलब कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है। ओके, नेक्स्ट आती है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। अब इंटरेस्ट कवरेज रेशो हमें बताती है कि कंपनी के पास मतलब कंपनी के जो भी फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस होते हैं जो उसको रेगुलरली पे करने होते हैं या फिर पर मंथ या एनुअली या हाफ ईयरली या क्वार्टरली कैसे भी करके उसको पे करने होते हैं, तो कंपनी के पास क्या इतना सफिशिएंट प्रॉफिट है कि वो अपने ये सारे जो फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस हैं इनको पे कर सकती है या नहीं पे कर सकती। ओके, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स and income tax, okay, divided by fixed interest charges। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो निकालने के लिए हमें चाहिए होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ओके, तो ये हम कैसे निकालेंगे, जो हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया है मतलब टैक्स पे करने के बाद जो हमारे पास प्रॉफिट बचा है उसमें हम वापस से वो टैक्सेस ऐड कर देंगे जो हमने पे किए हैं। ओके, तो ये हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बट हमें बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट चाहिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया है उस प्रॉफिट में हम ऐड कर देंगे जो भी हमारे फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस हैं। ओके, तो इंटरेस्ट चार्जेस भी हम इसमें ऐड कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ओके, फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस हमारे कौन से होंगे, वो इंटरेस्ट चार्जेस जो हमें हमारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में पे करने हैं, जैसे डिबेंचर्स पे जो हमें पे करने हैं या फिर हमारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में जो हमें पे करने हैं।
ओके तो इसका जो आइडियल रेशो फिक्स किया गया है वो है 6 to 7 टाइम्स, और ये रेशो हमारी टाइम्स में निकलती है। ओके तो अगर 6 to 7 टाइम्स के बीच में आ रही है तो ये अप्रोप्रिएट मानी जाती है। अब यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है, इस एग्जाम्पल में हमें ये सारी आइटम्स गिवन है। तो इस एग्जाम्पल के हेल्प से हम यहाँ पे चारों रेशो जो भी अभी हमने डिस्कस करी है वो चारों की चारों रेशो हम कैलकुलेट करेंगे इस एक सिंगल एग्जाम्पल में। ओके तो हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे हमें शेयर कैपिटल दी हुई है, रिजर्व्स एंड सरप्लस दिए हुए, करंट लायबिलिटीज़ दिए, करंट एसेट दिए, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट दी है, लोन दिया है जो कि हमारा लॉन्ग टर्म लोन है, और 12% डिबेंचर दिए हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट दिया है, और रेट ऑफ टैक्स दिया है। तो अभी हमें सबसे पहले निकालनी है डेब्ट इक्विटी रेशो। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है? डेब्ट बाय इक्विटी। अब यहाँ पे हमारे आते हैं लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। अब इसमें से हमारे लॉन्ग टर्म डेब्ट्स में क्या क्या चीज़ें जाएंगी? यहाँ पे लोन जो है हमारा, ये हमारा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स वाला लोन है। ओके 4 लाख @ 10% इंटरेस्ट हमें इस पर पे करना है। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में हमारा ये अमाउंट 4 लाख ये चला जाएगा, और 12% डिबेंचर्स भी हमारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है 2 लाख। ओके तो 4 लाख प्लस 2 लाख हमारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स यहाँ पे हैं टोटल 6 लाख। इसके अलावा हमारी और यहाँ पे कोई भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स नहीं है। इसके बाद हमें चाहिए इक्विटी। अब इक्विटी में हमने डिस्कस किया था क्या क्या आता है? शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब यहाँ पे हमें शेयर कैपिटल भी दी हुई है 1 लाख, और रिजर्व्स एंड सरप्लस भी दिया है 1,50,000। तो इन दोनों को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, ये आगे हमारा 2,50,000। ओके अब हमें इसको फॉर्मूले में पुट करना है और डेब्ट इक्विटी रेशो निकालनी है। तो ये हमारा आ जाएगा 6 लाख डिवाइडेड बाय 2,50,000। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 2.4:1। ओके तो हमारी डेब्ट इक्विटी रेशो आ गई है 2.4:1, जो कि इसकी आइडियल रेशो थी 2:1, बट ये उससे ज़्यादा आ रहा है। तो उससे ज़्यादा आ रहा है तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर ये ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन सही नहीं है। ओके क्योंकि कंपनी के पास डेब्ट्स यहाँ पे ज़्यादा हैं और इक्विटी कम है। उसके बाद अब हमें निकालनी है टोटल असेट्स टू डेब्ट रेशो। इसके लिए हमें टोटल असेट्स चाहिए और लॉन्ग टर्म डेब्ट्स चाहिए। लॉन्ग टर्म डेब्ट्स तो हमने निकाल ही लिए, तो टोटल असेट देख लेते हैं। टोटल असेट्स हम कैसे निकालेंगे? अब इस क्वेश्चन में हमें टोटल असेट्स में हमारा क्या क्या आएगा? एक तो करंट असेट्स आएंगी 5,50,000 की, और साथ में टेंजिबल फिक्स्ड असेट 7 लाख ये आ जाएंगी। इसके अलावा इसमें और कोई असेट्स नहीं है, तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। 12,50,000 हमारी टोटल असेट्स आ जाएंगी। और लॉन्ग टर्म डेब्ट्स हमने पहले ही निकाल लिए थे जो कि थे 6 लाख, लोन प्लस डिबेंचर्स। ओके अब हम इसके फॉर्मूले में पुट कर देंगे। टोटल असेट टू डेब्ट रेशो हमारी आ जाएगी 12,50,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 2.08:1। ओके उसके बाद अब हम नेक्स्ट देखते हैं प्रोप्राइटरी रेशो। अब अगर हमें प्रोप्राइटरी रेशो निकालनी है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इक्विटी बाय में टोटल असेट्स इनटू 100। ओके तो इक्विटी हमने यहाँ पे निकाल ली थी पहले ही 2,50,000, और टोटल असेट्स भी हमने निकाल ली थी 12,50,000। तो हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, और ये प्रोप्राइटरी रेशो हमारी परसेंटेज में आती है, तो इसमें हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2,50,000 डिवाइडेड बाय 12,50,000 इंटू 100, ये प्रोप्राइटरी रेशो हमारी आ जाएगी 20%। ओके उसके बाद लास्ट देखते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशो। अब इसके लिए हमें चाहिए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और बाय में फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। अब हमें लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट दिया हुआ है 96,000, बट हमें बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिए, और हमें रेट ऑफ टैक्स दिया है 50%। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, सेम वही मेथड हमें यहाँ पे यूज़ करना है। जो चीज़ हमें गिवन नहीं है वैसे तो सिंपल आप निकाल सकते हैं। अब इसको 100/50 कर देंगे तो आपका ये जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। ओके अगर आपको कन्फ्यूज़न होती है कोई तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो चीज़ आपको नहीं दी आप उसको 100 लेट कर लीजिए। अब यहाँ पे हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए और हमें नहीं दिया तो उसको हम 100 लेट कर लेंगे, और
टैक्स रेट हमें दिया है 50, तो टैक्स हमारा हो गया 50। अब अगर हमारे पास बिफोर टैक्स प्रॉफिट आता है 100 और टैक्स उसमें आता है 50, तो हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना होगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारा होगा 50। ओके, 100 माइनस 50, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा हमारा 50। अब उसके बाद जो चीज़ हमें गिवन होती है हमें उसे पहले लिखना होता है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है हमें 50, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारा आता है 100। अब यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमें दिया है 96,000 क्वेश्चन में, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आएगा? 100/50 इंटू 96,000। ओके, तो 1,92,000 हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा। अब ये बिफोर टैक्स आ गया, बट हमें बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिए, तो इसमें अब हम इंटरेस्ट ऐड कर देंगे। अब फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस हमारे कितने आएंगे? वो हमारे आएंगे, एक तो हमारा लोन था 4 लाख का जिस पे हमें 10% इंटरेस्ट देना था, तो 4 लाख का 10% 40,000, और हमारे 12% डिबेंचर्स थे 2 लाख के, तो 2 लाख का 12% 24,000, तो 40,000 प्लस 24,000 64,000। तो हमारे फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस आ गए 64,000। अब वो हम इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 2,56,000। ये हमारा आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ओके, तो फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस हमने निकाल लिए, अब हम इसके फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो सबसे पहले हमें लेना होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो ये हमारा आया है 2,56,000 और डिवाइडेड बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस, ये हमारे आए हैं 64,000। ओके, तो अगर हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आएगा टाइम्स में, और ये रेशो हमारी 4 टाइम्स आएगा, तो ये रेशो हमारी टाइम्स में निकलती है। ओके, तो ये हमारी आ गई है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। ओके, तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, और आप सजेस्ट भी कर सकते हैं कि आपको जो नेक्स्ट वीडियो है वो किस टॉपिक पे चाहिए। ओके, और इन सभी वीडियोस की आपको जो नोट्स हैं उनके PDF जो है आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे, तो आप उनको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।